हाँ जी, हम डिस्कस करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। इसके लिए हम सपोज करते हैं कि हमारे पास ये एक कंटेनर है, ये रिएक्शन वेसल है जिसमें ए और बी एज ए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इस सिस्टम का हिस्सा हैं और ये ए और बी एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और उस रिएक्शन के नतीजे में प्रोडक्ट बी बनता है। इसके लिए जो रेट कांस्टेंट है वो के है। अगर हम सपोज करें कि ये बायोमॉलिक्यूलर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ए और बी के दरमियान जो रिएक्शन है, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन यूं बनेगा के इनटू अवेलेबल कंसंट्रेशन ऑफ ए and available concentration of B। अगर इस सिस्टम को हीट किया जाए तो हीट करने पर इसके अंदर जो मॉलिक्यूल हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो फिर नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ते हैं। अगर नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स भी बढ़ते हैं। इफेक्टिव कोलिजन से मुराद वो कोलिजन्स हैं जिनके नतीजे में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और अगर नंबर ऑफ कोलिजन्स और नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ते हैं तो इनफैक्ट रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। इस बात को या इस स्टोरी को बोल्ट्जमैन ने एक कर्व की शक्ल में डिस्क्राइब किया। कर्व ये थी कि अगर इधर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेते हैं और इस साइड पे हम एनर्जी लेते हैं, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये जो कर्व बनती है वो कुछ यूं बनती है। ये कर्व सपोज टेम्परेचर T1 पर हम यहां से हुई है, लेकिन अगर हम टेम्परेचर T1 से इंक्रीज करके T2 कर देते हैं, यानी सिस्टम को हीट कर देते हैं और हम कहते हैं कि जो T2 है वो ग्रेटर देन T1 है, तो फिर यूं होता है कि इस कर्व में थोड़ी चेंज आती है और ये जो कर्व है ये इस तरफ को शिफ्ट हो जाती है। यानी ये वाली जो कर्व है ये टेम्परेचर T2 पर है जबकि T2 इज ग्रेटर देन T1 है। और हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो ये है। एक्टिवेशन एनर्जी से मुराद वो मिनिमम एनर्जी है जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए दरकार होती है। तो अगर टेम्परेचर T1 पर हम देखें तो ये जो एरिया अंडर ए कर्व, इस रीजन के अंदर ये जो एरिया बनता है ना, ये दरअसल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ऑफ रिएक्टेंट। कौन से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल? जिनकी काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो फिर ये जो एरिया अंडर ए कर्व बनेगा वो ये बनेगा। एरिया अंडर ए कर्व बढ़ गया है, तो इसका ये मतलब है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट
with kinetic energy greater than or equal to activation energy, वो नंबर बढ़ गया है। अगर वो नंबर बढ़ता है तो अल्टीमेटली रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। ये क्वालिटेटिव वे था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्क्राइब करने का। यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बढ़ेगा। ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन करने का क्वालिटेटिव वे है। लेकिन हम दरअसल क्वांटिटेटिव वे में दिलचस्पी रखते हैं। हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन को क्वांटिटेटिव वे में डिस्क्राइब करना चाहते हैं। उसके लिए आप इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पर गौर करें। अगर कोई फैक्टर K की वैल्यू को बढ़ाता है तो वो अल्टीमेटली रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। यानी अगर K किसी चीज के बढ़ने से बढ़ेगा तो फिर ऑफ कोर्स रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है K की वैल्यू पर, अवेलेबल कंसंट्रेशन ऑफ A एंड अवेलेबल कंसंट्रेशन ऑफ B पर। अगर K चेंज होगा तो फिर लाजिम है कि रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा। अब ये जो K है ये टेम्परेचर का फंक्शन है। K क्या है? K is a function of temperature. इस K और इस T के दरमियान जो मैथमेटिकल रिलेशन है वो सबसे पहले एक स्वीडिश फिजिकल केमिस्ट था, उसने डिस्कवर किया। और वो रिलेशन उसी के नाम से जाना जाता है। उसका नाम था उस स्वीडिश फिजिकल केमिस्ट का आर्हीनियस, और वो मैथमेटिकल रिलेशन आर्हीनियस इक्वेशन कहलाता है। वो रिलेशन क्या है वो मैं इधर लिखने लगा। वो रिलेशन ये है कि K इज इक्वल टू A e रेज टू पावर माइनस EA ओवर RT। बड़ी फेमस इक्वेशन है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी होगी। और ये इक्वेशन आर्हीनियस इक्वेशन कहलाती है। और ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आर्हीनियस की वजह शोहरत है। आर्हीनियस को इस एक्सप्रेशन की वजह से जाना जाता है। और आपको शायद पता होगा कि आर्हीनियस ने फिजिकल केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज लिया है। लेकिन आर्हीनियस को नोबेल प्राइज, आर्हीनियस की शोहरत यही वाला एक्सप्रेशन है, लेकिन आर्हीनियस को नोबेल प्राइज इस एक्सप्रेशन पर नहीं मिला, बल्कि उसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला है। डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने पर उसने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नोबेल प्राइज ली है। लेकिन उसकी वजह शोहरत ये वाला एक्सप्रेशन है, बिल्कुल ऐसे जैसे आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन पर मिला है, लेकिन आइंस्टाइन की वजह शोहरत ये वाला एक्सप्रेशन है।
बिल्कुल ऐसे ही आर्हेनियस को नोबेल प्राइज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मिला है, लेकिन उस आर्हेनियस को इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की वजह से ज्यादा जाना जाता है। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दरअसल रिलेशन है दो वेरिएबल के दरमियान। इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में वेरिएबल कौन कौन से हैं? कौन से वेरिएबल है? टेम्परेचर, के और टी इसमें वेरिएबल है। इसमें ये जो के है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें ये जो टी है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और इसको कहा जाता है कि जो के है वो टी का फंक्शन है। आपकी अटेंशन मेरी तरफ रहे, आपकी अटेंशन मेरी तरफ रहनी चाहिए। मैंने कहा कि जो k है वो t का फंक्शन है। इसको यहां से समझा जा सकता है अगर मैं इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को रीअरेंज करूं। k इज इक्वल टू a ओवर e रेज टू पावर e a ओवर RT। मैंने कहा कि ये जो k है ये t का फंक्शन है। अगर मैं t की वैल्यू को बढ़ाता हूं तो ये वाली वैल्यू कम होगी। अगर ये कम होगी तो ऑफ कोर्स ये वाली वैल्यू कम होगी। अगर ये कम होगी तो ये ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी, डिनोमिनेटर कम होगा। इट मींस t की वैल्यू बढ़ेगी तो k की वैल्यू भी बढ़ेगी। और अगर k की वैल्यू बढ़ेगी तो चूंकि रेट ऑफ रिएक्शन है इज इक्वल टू k इंटू a इंटू b है। अगर k बढ़ेगा तो फिर अल्टीमेटली रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। और यही हम बता रहे थे कि रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ता है। अगर मैं T की वैल्यू को 0 कर देता हूं तो K की वैल्यू क्या होगी? जीरो हो जाएगी। जीरो हो जाएगी। क्यों जीरो होगी? कि T 0 है, R 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, E A ओवर 0 इंफिनिटी, E रेज टू पावर इंफिनिटी इंफिनिटी, A ओवर इंफिनिटी 0। इट मींस कि T 0 होगा तो K 0 होगा। अगर मैं T इंफिनिटी कर देता हूं तो K क्या होगा? T इंफिनिटी कर देता हूं तो T इंफिनिटी इनटू R इंफिनिटी E A ओवर इंफिनिटी 0, E raised to power 0 1, then K will be equal to A. What does this mean? K will be independent of T। यानी अगर T approaches to infinity हो जाए तो फिर K A के इक्वल हो जाएगा, यानी K T का फंक्शन नहीं रहेगा। इस सारी स्टोरी को अगर मैं एक ग्राफिकल वे में डिस्क्राइब करूं तो मैं यूं करूंगा। इस साइड पर मैं डिपेंडेंट वेरिएबल लूंगा K, इस साइड पर मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले रहा हूं T। चूंकि T 0 पर K 0 है, लिहाजा इस ग्राफ को ओरिजिन से स्टार्ट होना चाहिए। और चूंकि K T के इंक्रीज करने से एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है और T की वेरी लार्ज वैल्यू पर ये जो कर्व है ये T एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि T पर डिपेंड नहीं करेगी।
ये जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ k है ये क्या होगी, a होगी। यानी आर्हेनियस इक्वेशन आपको ये बताती है कि टेम्परेचर के बढ़ने से k की वैल्यू बढ़ती है और एक्सपोनेंशियली बढ़ती है, और अगर k की वैल्यू बढ़ती है तो फिर अल्टीमेटली रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। यानी आर्हेनियस इक्वेशन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्क्राइब करने का क्वांटिटेटिव वे है। और आर्हेनियस इक्वेशन की जो ये फॉर्मूलेशन है ये आर्हेनियस इक्वेशन की एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती है। इससे पहले कि मैं आर्हेनियस इक्वेशन को डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट करूं, मैं इसमें मौजूद पैरामीटर को एक्सप्लेन करना चाहता हूं। आर्हेनियस इक्वेशन में जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं उनमें एक पैरामीटर है k। k क्या चीज है? कांस्टेंट। मैंने आपको बताया कि ये रेट कांस्टेंट है, और रेट कांस्टेंट की मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई थी कि फॉर एग्जांपल ये a और b के दरमियान अगर रिएक्शन है तो ये k इंटू a इंटू b है। अगर ये यूनिटी हो जाए और ये भी यूनिटी हो जाए तो फिर ये जो k है ये रेट के इक्वल होता है। तो k की डेफिनेशन क्या है? It is the rate of reaction when the variable considered. k is the rate of reaction for which available concentration of all reactant is unit। k की यूनिट क्या होते हैं? यूनिट्स ऑफ k क्या होते हैं? Rate of reaction को डिफाइन करते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के चेंज होने से रेट कांस्टेंट की यूनिट चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट कांस्टेंट की यूनिट dm³ मोल पर dm³ पर सेकंड होते हैं। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट कांस्टेंट की यूनिट पर सेकंड होती है। अगर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट कांस्टेंट की यूनिट dm³ पर मोल पर सेकंड होते हैं। यानी ऑर्डर के चेंज होने से k की यूनिट चेंज होता है। और ये k एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर कंडीशन पर कांस्टेंट होता है, लेकिन कंडीशन चेंज होने से k की वैल्यू चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल k जो है वो टेम्परेचर का फंक्शन है और k इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, लेकिन एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर में k t का फंक्शन होता है और t की वेरी लार्ज वैल्यू पर k इंडिपेंडेंट ऑफ t हो जाता है। यानी मैंने k के बारे में आपको बताया है, मैं a के बारे में आपको बताना चाहता हूं। ये जो a है इसे टर्मिनोलॉजी में प्री एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहा जाता है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कहा जाता है, फंक्शन नहीं फैक्टर। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्यों कहते हैं? कि ये जो फैक्टर है ना ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर है और ये इससे पहले मौजूद है, इसलिए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कहते हैं। इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी समटाइम कहा जाता है। इसको डिफाइन करने लगा हूं। डेफिनेशन इसी एक्सप्रेशन से निकाली जा सकती है।
मैंने आपको कहा कि K को यूं लिखा जा सकता है, इस एक्सप्रेशन को K इज इक्वल टू A e रेज टू पावर E A ओवर RT। अगर मैं T को इंफिनिटी कर देता हूं तो मैंने आपको बताया कि K इक्वल टू A हो जाएगा। तो A की डेफिनेशन क्या बनी? What is the rate constant when A is the value of rate constant at infinity temperature। यानी प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर is the value of rate constant K at t approaches to infinity। अगर A K की ही किसी वैल्यू का नाम है तो फिर A के वही यूनिट होंगे जो K के यूनिट है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, वो है एक्टिवेशन एनर्जी यानी EA। EA को एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। EA के जो यूनिट्स हैं वो जॉल पर मोल होते हैं। A की डेफिनेशन, EA की जो डेफिनेशन है उसको डिस्क्राइब करने के लिए मैं एक रिएक्शन स्कीम इधर लिखता हूं। मसलन है, जब हम कहते हैं कि A और B के दरमियान रिएक्शन हो रहा है तो A और B एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, उसके नतीजे में पहले A B कॉम्प्लेक्स बनता है और फिर अल्टीमेटली ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। यानी ये आपके रिएक्टेंट हैं, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहलाता है और ये प्रोडक्ट है। इन तीनों को मजमूई तौर पर रिएक्शन कोऑर्डिनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। यानी रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और फिर वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। इसकी अगर आप एनर्जी प्रोफाइल ड्रा करते हैं तो वो यूं बनाई जाती है, इस तरफ हम एनर्जी लेते हैं, इधर हम रिएक्शन कोऑर्डिनेट लेते हैं, यानी रिएक्टेंट, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंड प्रोडक्ट। तो ये जो कर्व है, ये जो एनर्जी प्रोफाइल है, ये कुछ यूं बनती है डिपेंडिंग अपॉन की रिएक्शन एंडोथर्मिक है। ये A और B ये रिएक्टेंट है, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बने और ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना होता है और ये एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। यानी एक्टिवेशन एनर्जी से मुराद वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए दरकार होती है। इसमें ये जो EA और A है, ये दो पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट हैं
और ये पैरामीटर कहलाते हैं आर्हेनियस पैरामीटर। क्या कहलाते हैं? आर्हेनियस पैरामीटर्स। बाकी इसमें चीजें आप जानते हैं, ये टेम्परेचर है और ये गैस कांस्टेंट है, तो उनको एक्सप्लेन करने की। ये जो आर्हेनियस पैरामीटर हैं, ये एक्सपेरिमेंटली कैसे निकाले जाते हैं, उसके लिए इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। कैसे कन्वर्ट किया जाता है, मैं उस तरफ मैंने कहा ये आर्हेनियस इक्वेशन की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। आर्हेनियस इक्वेशन की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसकी दोनों साइड्स पे लॉग लेने लगा हूं, यानी नेचुरल लॉग ऑफ a इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ a e रेज़ टू पावर माइनस ea ओवर RT। इसको यूं लिखा जा सकता है, नेचुरल लॉग ऑफ k इज इक्वल टू लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ e रेज़ टू पावर माइनस ea ओवर RT। लॉग का फार्मूला है कि लॉग a इंटू b लॉग a प्लस लॉग b होता है। इसको यूं लिखा जा सकता है, नेचुरल लॉग ऑफ k नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस लॉग फार्मूले के मुताबिक ये जो पावर है ये इसका कोफिशिएंट बन सकती है e a ओवर r t इनटू नेचुरल लॉग ऑफ e। जो नेचुरल लॉग ऑफ e है वो 1 होता है, यानी log of k will be equal to natural log of a minus e a over r 1 over t। यानी आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ k जो है वो इक्वल होगा माइनस ई ए ओवर आर 1 ओवर टी प्लस नेचुरल लॉग ऑफ a। ये आर्हेनियस इक्वेशन की एक और फॉर्म है और इसको लीनियर फॉर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लीनियर फॉर्म। और ये दरअसल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है इन इंटरसेप्ट फॉर्म। जिसमें ये डिपेंडेंट वेरिएबल y है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, ये इस प्लॉट की स्लोप m है और ये इस प्लॉट का इंटरसेप्ट c है और ये y इज इक्वल टू mx प्लस c टाइप एक्सप्रेशन। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं प्लॉट बनाता हूं तो प्लॉट को स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और इंटरसेप्ट फॉर्म में होना चाहिए। यानी नेचुरल लॉग ऑफ k जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको 1 ओवर t के अगेंस्ट प्लॉट करेंगे तो ये जो प्लॉट है ये स्ट्रेट लाइन होगा और इंटरसेप्ट फॉर्म में होगा। इस प्लॉट की जो स्लोप है वो इक्वल होगी माइनस ई ए ओवर आर के और ई ए जो है वो माइनस आर इनटू स्लोप के। यानी अगर आप डिफरेंट टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू मेजर करें एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, उसका लॉग लें, उसे 1 ओवर टी के अगेंस्ट प्लॉट करें, उस प्लॉट की स्लोप निकालें, उस स्लोप को माइनस आर से मल्टीप्लाई करें तो आप उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस प्लॉट को अगर आप एक्सटेंड करें अलोंग वाई एक्सिस तो इससे इंटरसेप्ट की वैल्यू निकाली जा सकती है और वो जो इंटरसेप्ट होगा वो नेचुरल लॉग ऑफ ए के इक्वल होगा। इसका एंटी लॉग ले लें तो यहां से a की वैल्यू निकाली जा सकती है जो कि e रेज़ टू पावर i c। ये जो प्लॉट है ये आर्हेनियस प्लॉट कहलाता है और आर्हेनियस प्लॉट को यूज किया जा सकता है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ a एंड e a।
लेकिन ये प्लॉट बनाने के लिए जरूरी है कि आप एट लीस्ट 4 डिफरेंट टेम्परेचर पर के की वैल्यू मेजर करेंगे, फिर उसका लॉग लेंगे, फिर उसे 1/t के अगेंस्ट प्लॉट करेंगे, फिर उसकी स्लोप निकालेंगे, फिर उसका इंटरसेप्ट निकालेंगे और उनसे ये वाली वैल्यूज निकालेंगे। आप यूं भी कर सकते हैं कि आप सिर्फ 2 टेम्परेचर पर के की वैल्यू मेजर करें, तो ग्राफ के बगैर आप ग्राफ के बगैर आप आर्हेनियस पैरामीटर की वैल्यूज निकाल सकते हैं। कैसे, वो मैं बताने लगा। मैंने कहा कि टेम्परेचर T1 पर ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये यूं बनेगा, log of K1 is equal to minus EA over R 1/T1 plus natural log of A। क्यों? मैंने A के साथ 1 नहीं लगाया, मैंने R और EA के साथ भी 1 नहीं लगाया, मैंने सिर्फ K और T के साथ लगाया है। क्यों? क्योंकि जब T चेंज होगा तो सिर्फ K चेंज होगा। और यही वाला एक्सप्रेशन टेम्परेचर T2 पर क्या बनेगा, नेचुरल लॉग ऑफ K2 हो जाएगा माइनस EA ओवर R 1/T2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ A। इसको आप एक्सप्रेशन A का नाम दे दें, इसको B का नाम। A से B को निकाल लेंगे, फिर ये क्या बनेगा, नेचुरल लॉग ऑफ K1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ K2 इज इक्वल टू K1 की ये वैल्यू है माइनस EA ओवर R 1/T1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ A माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा EA ओवर R 1/T2। इधर प्लस था लेकिन यहां पर माइनस था, सब्ट्रैक्ट करने की वजह से जो माइनस आया है, तो ये माइनस नेचुरल लॉग ऑफ A हो जाएगा। ये माइनस वाली टर्म है, ये प्लस वाली है, ये कैंसिल हो जाएगा। बाकी इसमें से कुछ कॉमन आ जाएगा, इस पर लॉग फार्मूला अप्लाई कर दें, log ऑफ K1 ओवर K2 हो जाएगा इज इक्वल टू EA ओवर R। ये EA ओवर R तो कॉमन आ जाएगा, ये 1/T2 रहेगा पॉजिटिव के साथ और ये माइनस 1/T1 रहेगा। इसको यूं भी लिखा जा सकता है EA ओवर R T1 इंटू T2 एलसीएम लिया है, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ K1 ओवर K। यानी अगर आप 2 डिफरेंट टेम्परेचर पर K की वैल्यू जानते हैं, यानी आप T1, T2, K1 और K2 जानते हैं, तो R की वैल्यू आप ऑलरेडी जानते हैं। ये सारी वैल्यूज इस एक्सप्रेशन में पुट करें तो आप ग्राफ के बगैर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू आ गई है तो ये वाली वैल्यू आप इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में पुट करें। K और T की वैल्यू आप ऑलरेडी जानते हैं, R की वैल्यू जानते हैं, तो आप यहां से A की वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी आर्हेनियस पैरामीटर ग्राफ के बगैर भी निकाले जा सकते हैं। मैंने आर्हेनियस इक्वेशन की एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपके सामने रखी, मैंने आर्हेनियस इक्वेशन की लीनियर फॉर्म आपके सामने रखी है, और ये जो लास्ट में मैंने ये वाला एक्सप्रेशन निकाला है, ये आर्हेनियस इक्वेशन की एक और फॉर्म है, और इसको मैं इधर लिख देता हूं, log ऑफ K1 ओवर K2 इज इक्वल टू EA ओवर R
T1 minus T2 over T1 into T2, ये आर्हेनियस इक्वेशन की एक और फॉर्म है और इसको 2 पॉइंट फॉर्म कहा जाता है। हाँ जी, मैं आपको ये बता रहा था कि ये आर्हेनियस इक्वेशन की एक और फॉर्म है और आर्हेनियस इक्वेशन की इस फॉर्म को 2 पॉइंट फॉर्म कहा जाता है। और आर्हेनियस इक्वेशन की ये जो सारी शक्लें हैं ये आर्हेनियस इक्वेशन की इंटीग्रेटेड फॉर्म्स कहलाती हैं। समटाइम आर्हेनियस इक्वेशन डिफरेंशियल फॉर्म में दी जाती है। आर्हेनियस की डिफरेंशियल फॉर्म्स क्या हो सकती हैं, मैं उस तरफ आता हूं। ये इंटीग्रेटेड फॉर्म्स थी, हम आर्हेनियस की डिफरेंशियल फॉर्म की तरफ आते हैं। मैंने आर्हेनियस इक्वेशन की लीनियर फॉर्म लिखी है, नेचुरल लॉग ऑफ k इज इक्वल टू माइनस ई ए ओवर आर 1 ओवर t प्लस नेचुरल लॉग ऑफ a। इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू 1 ओवर t, differentiate with respect to 1 over t, यानी मैं इसका डेरिवेटिव लेने लगा हूं with respect to 1 over t। बेटे आप किधर बिजी हो? नहीं, मैं आपसे आगे बैठे हूं। आप कहाँ बिजी हैं? मुझे तो ऐसे लग रहा है। वन ओवर टी के लिहाज से इसको डिफरेंशिएट करें, डी नेचुरल लॉग ऑफ के ओवर डी 1 ओवर टी इज इक्वल टू, मैं d ओवर d 1 ओवर t ले रहा हूं दोनों साइड्स पे, तो ये माइनस ई ए ओवर आर ये कांस्टेंट है, इसको डेरिवेटिव की आउटसाइड पर लिखेंगे ई ए ओवर आर एंड d ओवर d 1 ओवर t ऑफ 1 ओवर t प्लस d ओवर d 1 ओवर t log ऑफ e। आप देख रहे हैं कि 1 ओवर टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 1 ओवर टी 1 होगा, जैसे x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। मैंने कहा कि ये जो log ऑफ a है ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करती और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, यानी ये d log ऑफ k over d 1 over t is equal to minus e a over r। 1 over t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 1 over t 1 होगा और ये 0 होगा। इस r माइनस r को आप दूसरी साइड पर ले जाएं तो ये e a will be equal to minus r d log of k over d 1 over t। तो ये आर्हेनियस इक्वेशन की एक और फॉर्म है और ये डिफरेंशियल फॉर्म है। क्यों डिफरेंशियल फॉर्म है? इसमें डेरिवेटिव मौजूद है।
आर्खिमिडीज की एक और डिफरेंशियल फॉर्म भी है, मैं उसकी डेरिवेशन करने लगा। मसलन आपने लिखा है कि ये नेचुरल लॉग ऑफ के इज इक्वल टू माइनस ई ए ओवर आर 1 ओवर टी प्लस नेचुरल लॉग ऑफ ए है। इधर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू 1 ओवर टी। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू टी तो फिर ये रिलेशन क्या बनेगा? डिफरेंशिएट करने से पहले मैं इसको थोड़ा रीअरेंज करने लगा, यानी log ऑफ k विल बी इक्वल टू माइनस ई ए ओवर आर टी की पावर -1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ a। टी के लिहाज से इसको डिफरेंशिएट करते हैं, d log ऑफ k ओवर dt। अब मैं d ओवर dt ले रहा हूं, इधर मैंने d ओवर d1 ओवर t लिया था, तो मैंने कहा कि ये दोनों चीजें कांस्टेंट हैं, माइनस ई ए ओवर आर d ओवर dt t की पावर -1 प्लस d ओवर dt नेचुरल लॉग ऑफ a। इस पर पावर फार्मूला लगेगा, डिफरेंशिएशन का पावर फार्मूला आप जानते हैं, d ओवर dx ऑफ x की पावर n हो तो ये n x की पावर n -1 होता है, यही रूल है ना। तो ये रूल आपने यहां पर अप्लाई करना है, बाकी डिफरेंशिएशन का आप जानते हैं, d log ऑफ k ओवर dt इज इक्वल टू माइनस ई ए ओवर आर। इस पर पावर फार्मूला लगेगा, जो पावर है वो कोफिशिएंट बनेगी, -1 t की पावर -1 to -2 प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव ये माइनस इंटू माइनस प्लस t की पावर -2 है, उसको ऊपर से नीचे लाएं प्लस r स्क्वायर हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा। इसको रीअरेंज करने लगा, यानी d log ऑफ k ओवर d t इज इक्वल टू माइनस की बजाय प्लस हो जाएगा ई ए ओवर आर टी स्क्वायर हो जाएगा। इसको रीअरेंज करें और ई ए निकालें तो ये आर टी स्क्वायर डी लॉग ऑफ के ओवर डी टी हो जाएगा। ये आर्हेनियस इक्वेशन की एक और फॉर्म है और ये भी डिफरेंशियल फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? आर्हेनियस इक्वेशन की सारी फार्मूलेशन का मतलब एक ही है और वो ये है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो K की वैल्यू बढ़ेगी और अगर K की वैल्यू बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। मैंने आपको इंटीग्रेटेड फॉर्म से लीनियर फॉर्म की इंटीग्रेटेड फॉर्म से डिफरेंशियल फॉर्म की डेरिवेशन बताई है, लेकिन अगर डिफरेंशियल फॉर्म को इंटीग्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो आपको इस पोजीशन में होना चाहिए कि आप किसी भी डिफरेंशियल फॉर्म को इंटीग्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। किसी एक को मैं सॉल्व कर देता हूं। कौन सी आप सॉल्व करवाना चाहते हैं, ये या ये सेकंड ये वाली सर 1 ओवर टी वाली। इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पर आप गौर करें, इसमें दो चीजें वेरिएबल हैं, एक k वेरिएबल है और एक t वेरिएबल है और ये वेरिएबल सेपरेबल फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है।
ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले वेरिएबल को सेपरेट किया जाता है और फिर इंटीग्रेशन की जाती है। तो ऐसा ही मैं करने लगा हूं। मैं यूं करता हूं कि इसको d log k को इस तरफ रहने देता हूं, बाकी जो कुछ है उसको दूसरी साइड पर ले जाता हूं। यानी e a ऑलरेडी मौजूद है, ये माइनस r दूसरी साइड पर जाएगा तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा, माइनस 7 रहेगा। और ये d1/t ये डिनोमिनेटर में है, ये दूसरी साइड पर जाएगा तो ये d1/t हो जाएगा इज इक्वल टू d log ऑफ k हो जाएगा। वेरिएबल सेपरेट किए हैं मैंने, इसको आप इंटीग्रेट कर दें, इसका भी इंटीग्रल और इसका भी। ये इंटीग्रल है और ये डिफरेंशियल है। ये इंटीग्रल है और ये डिफरेंशियल है। तो क्या बनेगा? नेचुरल लॉग ऑफ k इधर रहेगा, माइनस EA/r रहेगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आएगा। वैसे ये आपको सॉल्व करवाना चाहिए था, ये तो ज्यादा सिंपल था। c की वैल्यू निकालने के लिए आप बाउंड्री कंडीशन यूज करते हैं। और बाउंड्री कंडीशंस क्या हैं? मैंने a को डिफाइन किया था, वही डेफिनेशन आप यहां पर अप्लाई करेंगे कि जब t की वैल्यू इंफिनिटी हो जाए तब k की क्या वैल्यू होती है? k a होता है। यही डेफिनेशन है, यही मैं अप्लाई करने लगा। यानी t इंफिनिटी, जहां t है वहां इंफिनिटी कर दें, जहां k है वहां a कर दें। अगर मैं इधर इंफिनिटी करता हूं तो ये 1/infinity 0 0 into minus EA/r 0, तो c की क्या वैल्यू आएगी? नेचुरल लॉग ऑफ a, क्योंकि k a के इक्वल है। ये डेफिनेशन आप यहां पर अप्लाई कर दें तो नेचुरल लॉग ऑफ k will be equal to minus EA/r 1/t प्लस नेचुरल लॉग ऑफ a। और ये आर्हेनियस इक्वेशन की लीनियर फॉर्म है और इंटीग्रेटेड फॉर्म है। मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लीनियर फॉर्म निकाली थी। अगर लीनियर फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालनी हो तो इसको रीअरेंज कर लेंगे। लॉग ऑफ a को दूसरी साइड पर ले जाएं, लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ a इज इक्वल टू माइनस EA/RT। इस पर लॉग फार्मूला अप्लाई करें, लॉग ऑफ k ओवर a इज इक्वल टू माइनस EA/RT। दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे, दोनों तरफ एंटी लॉग लें तो ये k ओवर a will be equal to e raised to power minus EA/RT and k will be equal to a e raised to power minus EA/RT। और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। मैंने आर्हेनियस इक्वेशन पर पूरे लेक्चर में बात की है और मैंने आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में ही आपको बताया है जो आप एफएससी या बीएससी में पढ़ते हैं। बस उसको डिस्क्राइब करने का अंदाज थोड़ा डिफरेंट था। सैफ अंदाज बयां बात बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नहीं